Hello students, it's third video of this chapter, complex numbers and quadratic equations. First we will discuss about the Argand plane. Okay. Argand plane, write down the definition. The plane representing the complex numbers as an ordered pair. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, ऑफ रियल numbers is called the complex plane. Okay, Argand plane और गॉसियन प्लेन. ये देखिए तीन नाम हैं, ठीक है. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और उसको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर, देखिए ये है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना. द प्लेन रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन. इसको अभी मैं और क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल आपको. देखिए, सपोज आप लीजिए द कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज द कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iy which corresponds to the ordered pair x y. ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई ना. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई भी, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, एक्स वाई. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने वो डिस्कस किया था पहले. x प्लस आई वाई है तो x और y क्या है, x और y तो रियल नंबर्स हैं ना, x और y रियल नंबर्स हैं. x को हम लोग रियल पार्ट में लेते हैं, y को इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, लेकिन x और y दोनों बोथ आर द रियल नंबर्स, ठीक है ना. तो ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या बन गया, एक्स वाई बन गया. अब देखिए, कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली, लिखिए ज्योमेट्रिकली एज द यूनिक पॉइंट एक्स वाई. क्लियर, इन द एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन क्या होता है भाई, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है उसी की बात हो रही है, ठीक है. जैसे देखिए, सपोज क्वेश्चन है 2 प्लस 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. -2 प्लस 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. और सपोज i लिखा हुआ है, तो i को आप क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 इंटू आई मीन्स आयोटा. मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूँ, आई अगर मैं बोलूँगा तो आई का मतलब क्या है, आयोटा, ठीक है ना. आपको कभी कन्फ्यूजन, तो ये क्या है, हमारा एक्स वाई प्लेन है. ओके, एक्स वाई प्लेन मतलब कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है. तो 2 प्लस 4i को आप क्या लिख सकते हैं, 2 4, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं. मतलब एक्स एक्सिस पे 2, तो ये 2 हो गया, और y पे क्या बोल रहा है, 1 2 3 4. ये देखिए, तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2 4. क्लियर.
तो ये 2 + 4i को जो आपने रिप्रेजेंट किया वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अब -2 + 3i, इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखेंगे आप? -2 and 3। -2 मीन्स एक्स एक्सिस पे -2, देखिए -2 और 3, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो हो गया -2 3, ये पॉइंट आपको मिल गया। सपोज इसको मैं अगर a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, तो ये a पॉइंट है और ये b, और i क्या हुआ? 0, यानी एक्स एक्सिस 0 है और y पे क्या है? 1, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये, जिसको आप c बोल सकते हैं, ये c है। लो ये मैं येलो से एक बार बना देता हूँ। ये जो पॉइंट है इस पे, क्योंकि इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 0 1 बनेगा ना, तो 0 1 ऑन द वाई एक्सिस, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। क्लियर? आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई? अब देखिए एक जो और कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है वो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। तो वो कंसेप्ट देखिए, आप अगर मॉडुलस की बात करते हैं, द मॉडुलस, मॉड जो आपने निकाला था ना, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए तो क्या होगा? x + iy, मॉडुलस हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, क्या था? x² + y²। ओके, क्या है ये मॉडुलस? है क्या? ये डिस्टेंस है। ओके, किसकी डिस्टेंस है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, बिटवीन द पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट था ना, ये सपोज आपने इसको P पॉइंट मान लिया, एक्स वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा ना, x + i जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ऑर्डर्ड पेयर ये आया। तो ये डिस्टेंस किसके किसके बीच की है? इसका एंड द ओरिजिन। क्लियर? ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस है। ये देखिए, ओरिजिन क्या होता है? पॉइंट 0 0। तो मतलब वो सिंपल ये कहना चाहता है कि ये आपका, जैसे ये प्लेन था, ठीक है, जैसे आपका अब ये क्या हो गया? कार्टेशियन प्लेन जिसको बोल रहे थे, अब आप इसको क्या बोल सकते हैं? आर्गेंट प्लेन बोल सकते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप आर्गेंट प्लेन बोल सकते हैं, गॉसियन प्लेन बोल सकते हैं, आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोज ये पॉइंट ये है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x y। ठीक है, तो ये अगर आप इसको ज्वाइन कराएंगे, इसको देखिए, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? ओरिजिन के 0 0। ठीक है ना, इसके पॉइंट, और ये देखिए आपका, तो ये जो डिस्टेंस होगी OP, ठीक है ना, वही OP जो है वो आपकी जो डिस्टेंस है ये वाली है, जिसको आप मॉडुलस बोल रहे हो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। एक्स एक्सिस जो आपका है, एक्स एक्सिस, क्योंकि अब इसका नाम बदल गया कार्टेशियन प्लेन का, तो ये एक्स एक्सिस जो हो गया वो क्या हो गया? रियल एक्सिस हो गया, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। और आप इससे भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने x + i y को क्या किया था? x + i y को आपने क्या बोला था? x + i y में आपने क्या किया था? x को आपने बोला था रियल पार्ट, बोला था ना, और y को आपने क्या बोला था? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो देखिए ये आपका हो गया रियल एक्सिस, और y एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे फिर? y एक्सिस को अब हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, क्लियर है ना? तो ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। क्लियर? सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं अभी? ठीक है ना? तो अब देखिए, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली, अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं आगे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे अब आएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? देखिए, पोलर का मतलब ये होता है कि ये जो आपका जो ओरिजिन था, ये जो ओरिजिन है, इसको अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोल बोल रहे हैं। ठीक है ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन में ये अब पोल इसको हम बोलेंगे। ठीक है, ओरिजिन को, क्योंकि इस प्लेन का नाम बदल गया ना, आर्गेंट प्लेन है अभी। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट आप देख रहे हैं, PZ लिखा हुआ है, ये P एक पॉइंट है। तो P एक पॉइंट है, तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ZX + IY, ZX + IY एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके लिए क्या होगा? ये जो आपको लाइन दिख रही है OP, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। क्या बोलते हैं? OP को क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन,
डायरेक्टेड लाइन, ओपी इज़ अ डायरेक्टेड लाइन। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जो लेंथ है डायरेक्टेड लाइन का वो कितना है, आर है। लाइन का लेंथ कितना है, आर है। क्लियर। अब देखिए ये जो एक एंगल बन रहा है थीटा, थीटा किस में बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक का अपोजिट, तो ये पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये थीटा एंगल बन गया। ठीक है, क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब देखिए तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना, ये होते हैं आर और थीटा। ये जो आर और थीटा जो होते हैं, जो पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम लोग जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा। तो ज़रा देख लीजिए आर और थीटा के हिसाब से हमारे जो ये आप बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ सपोज़, तो ये थीटा है, तो ये जो लाइन है ये क्या हुआ, 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड होती है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये थीटा है तो ये सपोज़ मैं अगर लेता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस जो है, अब आप देखिए अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखता तो ये एक्स वाई होता, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं बी को, बेस को अगर मैं लिखता हूँ एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होगी ना ये वाली, और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस आपका आर है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर कॉस थीटा। और अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है भाई, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है येलो वाली, ये देखिए परपेंडिकुलर, मैं रेड से दिखा देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर के लिए ये हो गया वाई, और हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपने लिखा, तो हाइपोटेनस क्या है, आर। तो जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा, आर साइन थीटा। यानी कि अगर आप, ये हमने रिलेशन अभी फाइंड किया, ठीक है ना, मतलब पहले तो हमने कार्टेशियन सिस्टम सीखा है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये आर्गेंट प्लेन जब होगा तो इसमें जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो x आर कॉस थीटा हो गया और y क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये इन्होंने x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा इस तरीके से हमने निकाल दिया। तो क्या होगा, यानी कि अभी हमारे पास क्या था, z इक्वल टू क्या था, x प्लस आई वाई, ये था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए आपको क्या मिल गया, z की जगह आपके पास क्या आ गया, वो x की जगह क्या आ गया, x की जगह हमने लिख दिया आर कॉस थीटा आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, तो हमने r कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये देखिए ये पोलर फॉर्म में चला गया, थीटा और r के फॉर्म में आ गया, x और y को हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो दिया था z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन ये आ गया z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर, अब आप सीधे सीधे ये चीज़ें समझ गए। अब देखिए इसमें एक चीज़ और रह गई जो मुझे आपको बतानी है। तो देखिए जो एंगल है थीटा, तो थीटा आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये गया, तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये थीटा। अगर 90 से एबव है और पाई 180 से छोटा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। अगर ये पाई 180 से बड़ा है और 3 पाई बाई 2 से छोटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और अगर ये जो है 2 पाई से छोटा है और 3 पाई बाई 2 से बड़ा एंगल है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। यानी कि ये पूरा जो हम एंगल देख रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0, थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई। ठीक है, ये थीटा है आपका, 1 वैल्यू आपको इसमें मिलेगी थीटा की इस पूरे में। अब देखिए, अब अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि मुझे अगर मान लीजिए सिर्फ माइनस पाई से और पाई के बीच में लेना है, माइनस पाई से
पाई के बीच में थीटा को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है ना, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोलते हैं। ज़रा एक चीज़ मुझे बताने को रह गई, देखिए मॉड तो आप सीख गए, ठीक है, और आर्गूमेंट जो होता है, जो थीटा होता है, थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ऑफ जेड, जेड का आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। और ये जो ऐसे लिखते हैं हम लोग मॉड ऑफ जेड, ये मॉडुलस है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंट को, आर्गूमेंट थीटा को आर्गूमेंट बोलता है, और थीटा आर्गूमेंट का एक नाम और है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ओके, ये एम्पलीट्यूड और है, आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड, क्लियर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब ये हम जो अब करेंगे, अभी हम जो क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस पाई से पाई के बीच में ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट, अब देखिए, अच्छा इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, वो क्या होगा, उससे क्या दिक्कत आएगी वो देख लीजिए। अगर आप मान लीजिए बात कर रहे हैं माइनस पाई से पाई के बीच में, तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्लियर हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है आपको, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप इधर से भी तो जा सकते हैं भाई, ज़रूरी तो नहीं, अगर हम एंगल को नेगेटिव ले लें तो हम इस डायरेक्शन में भी तो जा सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो ऐसे ही भी जा सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है हम ये पूरा, देखिए ऊपर देखिए, ये पूरा राउंड पूरा करके जाएं, ठीक है ना। तो एंगल तो हमें सेम मिलेगा ना, जो ये एंगल आप देख रहे हैं OP ऊपर वाले में, देखिए यहाँ से यहाँ तक, मैं ज़रा रेड से बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल आप देख रहे हैं, और ये मैं एंगल यहाँ से ले रहा हूँ, तो सेम है, ठीक है ना। आपको क्लियर हो रही है ये बात? मतलब जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मैं थीटा को लिखता हूँ 330 डिग्री थीटा लिखता हूँ, और अगर मैं थीटा लिखता हूँ -30 डिग्री, तो दोनों सेम है। अगर मैं 330 डिग्री पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो मैं एंगल बनाता हूँ, सपोज ये एंगल बन रहा है, ये 330 डिग्री का एंगल है, तो ये -30 डिग्री का अगर मैं एंगल बनाता हूँ, तो दोनों सेम हो गए, 360 में से 30 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट जो हम ले रहे हैं वो किस में लेंगे, माइनस पाई और पाई के बीच में लेंगे, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है उसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कह रहा है फाइंड द मॉडुलस, तो मॉडुलस हम पहले ही सीख चुके हैं, और आर्गूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट, और वो निकालना है। तो सिंपल है, देखिए z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो जब आप मॉडुलस निकालेंगे, तो आपने किया मॉडुलस, तो क्या करते हैं, x का स्क्वायर प्लस, अब अगर y की जगह क्या है, माइनस, ठीक है ना, क्योंकि x प्लस आई वाई से हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये माइनस का ही मिलेगा हमें। तो ये क्या, 1 + 3 और इसका स्क्वायर रूट, तो क्या आया 2, ठीक है ना, ये 2 आ गया। क्लियर है आपको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। ये 2 जब आ गया, अब आप क्या करेंगे, आगे चलिए, अब हमें क्या चाहिए, आर्गूमेंट चाहिए। तो आर्गूमेंट के लिए आप क्या करिए, ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ही लिखा है -1 माइनस आयोटा रूट 3, इसको हमने क्या किया, r cos थीटा प्लस i sin थीटा से क्या किया, कंपेयर किया, ठीक है ना। तो क्या होगा, आप देखिए r cos थीटा रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर किया, ठीक है। तो ये क्या आया, -√3। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। मतलब मैंने कैसे डिवाइड किया, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, तो r sin थीटा है -√3 और ये है -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब tan क्या होता है, π/3, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे, आपका जो है π/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गए ना आप। जबकि ये कैसा है, गलत है, ये गलत है, और ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। इसीलिए मैं आपको जो है एक मेथड बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है।
आप पहले ये देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ ये क्या है, अगर मैं इसे वो लिखता हूँ ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये माइनस आएगा और ये -√3, यानी ये किस क्वाड्रेंट में होगा, यानी एक्स और वाई अगर मैं देखूँ दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी ये कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो आप ये देखिए ये π/3 वैल्यू जो आपने निकाली है, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है? π/3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना। तो इसमें समझने वाली जो बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ, वो आप ध्यान से देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपने इस चीज़ को याद रखा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। आपको ये तो पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैंने आपसे बताया था कि -π और π के बीच में हम आंसर लेंगे आर्गूमेंट के लिए। तो देखिए अगर आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो है आंसर लिख दीजिए। ठीक है ना, जो भी आ रहा है उसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो आप क्या करिए, जो भी आंसर आपका आया है वो पाई माइनस अल्फ़ा कर दीजिए, पाई माइनस अल्फ़ा, इस तरीके से लिख दीजिए। मैं अभी आपको सिखाऊंगा, फिर से परेशान होने की जरूरत नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो तो आप कर दीजिए अल्फ़ा माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हो तो आप माइनस अल्फ़ा कर दीजिए डायरेक्ट। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था ये तो हमने पता लगा लिया ना भाई कि दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम ये क्या करेंगे, इसे थीटा नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू, जो हम आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फ़ा माइनस पाई। अल्फ़ा माइनस पाई का मतलब हुआ अल्फ़ा आपका क्या आया, π/3 माइनस पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस 3 पाई, यानी कि आंसर आ गया -2π/3। अब आप देख लीजिए -2π/3 क्या जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है या होता है -2π/3। एंगल नेगेटिव एंगल बना के देख लीजिए। ठीक है ना, नेगेटिव एंगल जब आप बना के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सही है, समझ गए आप। ये जो चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई इसको अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब देखिए और क्वेश्चंस हम करेंगे और अब हम इस टेक्निक को यूज़ भी करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो मतलब ये हो गया 1 माइनस आई इज़ गिवन, देन पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, ये तरीका होगा लिखने का। आई का मतलब मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, आयोटा है। आयोटा मैं जितने बार आई बोलूँगा मतलब आयोटा। हमने कंपेयर किया तो कंपेयर करेंगे तो ये 1 आया, और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, -1। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर किया। ओके, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो आपने इसको 1 ले लीजिए, इसको आप 2 ले लीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग जब आप करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो आप इसमें आर स्क्वायर कॉमन लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर हो गया 2, तो यानी कि आर की वैल्यू जो आएगी वो √2 आ गई। क्लियर। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 2/1। ठीक है, मतलब आपने ऐसे किया आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/1, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -1। आप माइनस को इग्नोर कर दीजिए, यानी कि ये कितना हो गया, tan π/4 एक तरीके से। मतलब आप नेगेटिव साइन को भी इग्नोर कर दीजिए। ठीक है,
सिर्फ आप इसमें चले जाइए कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो पहला है पॉजिटिव, +1 है ना, और फिर -1 है। तो प्लस और माइनस कहाँ होता है ये आपको देखना पड़ेगा। किस क्वाड्रेंट में पहले प्लस होता है, पहले प्लस होता है और फिर माइनस होता है। एक्स एक्सिस प्लस होता है और वाई माइनस होता है। एक्स एक्सिस प्लस और वाई माइनस। नहीं याद आ रहा हो तो मैं फिर से आपको जो है याद दिला देता हूँ। इसमें देखिए प्लस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है प्लस माइनस। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने अभी आपको क्या सिखाया, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको सिखाया कि ये देखिए थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू -π/4, यानी कि ये आंसर होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है आप आंसर लिखिए पोलर फॉर्म में, तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, -1 नहीं, ये क्वेश्चन हमारे पास था 1 - i, तो 1 - i को हम क्या लिखेंगे, r की वैल्यू कितनी आई, √2, ठीक है। इसके बाद cos थीटा मतलब -π/4 प्लस i आयोटा साइन -π/4, ये देखिए ये आंसर आएगा, ठीक है। आप फिर से अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर है, ठीक। अब देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, देखिए फिफ्थ लिया मैंने -1 - i, देखिए आपको क्यों लिया अभी आपको पता चल जाएगा। -1 - i लिखा हुआ है, पोलर फॉर्म में आपको चेंज करना है, मतलब क्या करना है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पोलर फॉर्म है। तो देखिए आपने क्या किया, r cos थीटा इक्वल टू -1, r sin थीटा इज इक्वल टू -1। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो देखिए क्या होगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से, तो ये हो गया r² इंटू 1, और ये हो गया 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 आ गई, तो मतलब √2 आ गई सीधे सीधे। फिर वही डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो आप क्या करेंगे, r sin थीटा, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, r cos थीटा, डिवाइड करने से होता क्या है, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। यानी ऐसे तो आप ये सोचेंगे कि भाई tan थीटा की वैल्यू जो है π/4 हो गई, ख़त्म, 1 वैल्यू आ गई ना tan थीटा की। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ये देखना पड़ता है भाई किस क्वाड्रेंट में था, इसीलिए मैं ये टेक्निक बार बार बता रहा हूँ आपको। माइनस माइनस, देखिए एक्स एक्सिस जो है वो माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप जा रहे हो, मतलब -1 - i को आप लिख रहे हो, r का तो वैल्यू आपको मिल गई, उसके बाद आप लिखोगे cos, फिर आप लिखोगे आयोटा, उसका लिखोगे साइन। अब थीटा π/4 लिखेंगे क्या हम यहाँ, नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था, अल्फ़ा माइनस पाई करना पड़ता है, जो भी एंगल आया हो उससे पाई से माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ थीटा की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ थीटा की बात करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा यानी π/4 माइनस पाई करना पड़ेगा मुझे। तो ये मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये आएगा पाई -4π, यानी -3π/4, ठीक है। ये आंसर आपका आना चाहिए, समझ गए। यानी कि जब मैं यहाँ आंसर लिखूँगा तो मैं आर्गूमेंट क्या लिखूँगा, -3π/4, और यहाँ लिखूँगा -3π/4। क्लियर, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तब कैसे करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तब क्या करना है, ठीक है। आइए और क्वेश्चन ले लेते हैं। -3, सिर्फ -3 लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं कई बार जो है कंफ्यूज करते हैं। सिर्फ -3 लिखा है, सिर्फ -3 का मतलब क्या है, -3 प्लस आयोटा इंटू 0, ऐसे आप लिखिए। अब इसको कंपेयर करिए, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये देखिए ये है लिखने का तरीका। तो आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, r cos थीटा इक्वल टू -3 और r sin थीटा इक्वल टू
जीरो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि मैं कई बार अब कर चुका हूँ तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी आपको। तो स्क्वायर एंड एडिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी कि आर की वैल्यू आपसे क्या आएगी 3। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई 3। आइए ज़रा बात कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये टेन थीटा जब आप लाएंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा 0। टेन थीटा क्या आ गया, 0 आ गया। तो टेन थीटा 0 आ गया। जरा आप जरा देखते हैं कहाँ पे है ये। अब ये -3 लिखा हुआ है, तो जरा अगर आप ध्यान देंगे तो -3 का मतलब हुआ ये तो y -3 लिखा हुआ, मतलब रियल, मतलब ये जो है किस पे होगा, इस पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ठीक, तो आप tan 0 कहाँ होता है, 0 में होता है। तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, क्योंकि ये सेकंड की बात हो रही है, क्योंकि ये इसी के ऑन द लाइन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू पाई -0, यानी कि क्या आएगा, पाई आएगा। यानी जब आप इसको लिखेंगे -3 को, जब आप लिखेंगे r यानी कि 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, समझे आप, ये इसका जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप ये ना ऐसे लिखना चाहें तो आप सिंपल तरीका देख लीजिए। जब ये इस पे है तो इसका आर्गूमेंट क्या होगा भाई, ये क्या है, एक्स एक्सिस पे ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये π/2 का लाइन है, ये किसका लाइन होता है, पाई का, और ये किसका होता है 3π/2 का ये लाइन, तो ये पाई का है ना डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इसको देख के लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप गलती से ये मत कर दीजिए, 0 यहाँ आप 0 लिखते हैं, cos 0 और sin 0 ऐसे मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। एर्थ वाला आई, देखिए आई के लिए कर रहे हैं, तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है आई लिखा हुआ है, तो आई को हम कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा 0 प्लस आयोटा इंटू 1 ऐसे लिख दिया। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे लिखा। तो देखिए आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, और आर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 1। अब आप डिवाइड कर दीजिए ज़रा, डिवाइड 2/1। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे 2 का मतलब ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा क्या है भाई 1, और कॉस थीटा क्या है 0। तो आप ये लिखेंगे टेन थीटा, ये क्या आ गया 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 से किसी चीज़ को जब डिवाइड करते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहाँ आती है भाई, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आती है थीटा की वैल्यू जो है जहाँ 90 पे होती है। ज़रा इसको देखते हैं, ये 1 कहाँ पर आया, सिर्फ आई, मतलब इसके अगर कोऑर्डिनेट की आप बात करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में 0 1 हुआ ना, 0 1, तो एक्स से 0 वाई पे 1, यानी कि अगर मैं येलो कलर यूज़ कर लूँ तो ये यहाँ पे इस तरीके से होगा, मतलब ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, वाई एक्सिस पे इधर, तो सिंपल है, इसको आप जानते हैं यहाँ क्या होता है 0 डिग्री होता है, इधर क्या होता है π/2 होता है, इधर पाई होता है, और ये क्या है 3π/2। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीके से ये क्या आ गया आपका π/2 आ गया, यानी कि आप इसको जब लिखेंगे i इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू क्या है 1 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही, या फिर आंसर 1 इन्होंने नहीं लिखा होगा तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, cos π/2 आयोटा साइन π/2। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए बच्चों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।